भारत में शादी को 7 जन्मों का बंधन बताया गया है। लेकिन पिछले कुछ सालों का आंकड़ा अगर आप देखो तो आपको इस कथनी में डेंट नजर आएगा। डेंट से मेरा मतलब डिवोर्स से है। पिछले कुछ सालों के आंकड़े अगर आप देखोगे तो पता चलेगा कि डिवोर्स के आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जाने माने वकील शाश्वत भारद्वाज जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि डिवोर्स से संबंधित जितनी भी सारी बातें हैं, कितना टाइम लगता है, जो भी प्रक्रिया है इसका, वो सब कुछ हम सर से समझेंगे। सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं, डिवोर्स का प्रोसेस क्या है? देखिए, जहां तक हम हिंदू मैरिज की बात करते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डिवोर्स की प्रक्रिया को गवर्न करता है। हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार शादी के 1 साल के भीतर तक आप फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अप्रोच नहीं कर सकते हैं। उसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि एक हस्बैंड और वाइफ जो तलाक लेना चाहते हैं, उनकी शादी को कम से कम 1 साल का समय बीत गया हो। ये समझने के बाद हमें ये जानना जरूरी है, मेजर टर्म्स में, मेजर तौर पर 2 प्रकार के तलाक के प्रोसीजर इस एक्ट में बनाए गए हैं। एक को हम जिसे आम भाषा में बोलते हैं कंटेस्टेड डिवोर्स, मतलब एक पार्टी हस्बैंड या वाइफ दूसरी पार्टी से तलाक लेना चाहता है तो दूसरी पार्टी एग्री नहीं करता है तलाक देने से। तो कुछ ग्राउंड्स हैं जो हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड करता है, उसके ऊपर वो फैमिली कोर्ट में पिटीशन फाइल करता है कि जी इन ग्राउंड्स के कारण जो कानूनन है, मैं इस पार्टी से, एक वाइफ कह सकती है कि मैं अपने हस्बैंड से तलाक लेना चाहती हूँ, या हस्बैंड कह सकता है कि मैं वाइफ से तलाक लेना चाहता हूँ। दोनों में से कोई भी कोर्ट को अप्रोच कर सकता है तलाक लेने के लिए। उसमें कोर्ट दूसरी पार्टी का जवाब मांगेगा, इश्यूज फ्रेम करेगा, ट्रायल का प्रोसीजर फॉलो करेगा और फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होने, कंक्लूड होने के बाद अपना फैसला सुनाएगा। या तो कोर्ट उस याचिका को खारिज कर देगा, अगर कोर्ट सहमत होता है कि पार्टी एग्रीव्ड है और वाकई में उसको तलाक दे दिया जाना चाहिए, तो कोर्ट अपनी जजमेंट के द्वारा उस शादी को तलाक के माध्यम से दोनों पार्टीज को विच्छेद कर देगा। वो हम्म। पिटीशन अलाउ कर देगा और दोनों पार्टीज को डिवोर्स डिक्लेयर कर देगा। तो दूसरी प्रक्रिया ये- दूसरी प्रक्रिया जो ये है, जो दो पार्टीज अगर अपनी रजामंदी से तलाक लेना चाहती हैं, वो चाहते हैं, देखिए उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, दोनों में आपस में नहीं बन रही है, दोनों अपने रॉयल्टी के इश्यूज को उजागर नहीं करना चाहते हैं, जिसे हम सरल भाषा में बोलें कि दोनों अपनी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं, तो उसमें दोनों एक जॉइंट पिटीशन कोर्ट में फाइल करते हैं, जो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B से गवर्न होती है। उसको बोलते हैं डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट। दोनों हस्बैंड और वाइफ की रजामंदी से ये तलाक होता है। उसके आमतौर पर 2 स्टेजेस होते हैं। पहले स्टेज को बोला जाता है फर्स्ट मोशन, जिसमें कोर्ट दोनों पार्टीज की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करता है, केस समझता है और फिर 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड देता है। तो तो कूलिंग ऑफ पीरियड देने के पीछे मकसद ये यहाँ है कि एक, जो पहला सवाल सर, एक सवाल यहाँ ये बन रहा है कि एप्लीकेशन हमें मूव कहाँ करना है, जैसे कंटेस्टेड है या फिर म्यूचुअल है, तो सबसे पहले तो सवाल ये बनता है। आपने ये बहुत उत्तम सवाल पूछा है और ये समझने वाला प्रश्न है। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 19 ये बताता है कि कहाँ पर ये एप्लीकेशन फाइल की जाती है। जी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फैमिली कोर्ट के पास ही जुरिडिक्शन होती है जो डिवोर्स ग्रांट कर सके। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की जब हम बात करते हैं, और ये तो या कोर्ट तो लेवल पे होती है? फैमिली। फैमिली कोर्ट, जो जो फैमिली कोर्ट जज होते हैं, वो एक डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के सीनियर जुडिशियल ऑफिसर होते हैं। जी। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की जब हम बात करते हैं, देखिए फैमिली कोर्ट्स एक्ट द्वारा हर म्यूनिसिपल एरिया की लिमिट्स में सरकार ने फैमिली कोर्ट्स एस्टैब्लिश करे हैं। जैसे दिल्ली में आप देखें तो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज फैमिली कोर्ट्स एस्टैब्लिश्ड है। जैसे नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में पटियाला हाउस कोर्ट में फैमिली कोर्ट्स एस्टैब्लिश्ड है। सेंट्रल और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली में तीसरी कोर्ट्स में एस्टैब्लिश्ड है। ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और शारदा डिस्ट्रिक्ट में कटकड़ुमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में एस्टैब्लिश है। इसी प्रकार बॉम्बे में बॉम्बे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में एस्टैब्लिश्ड है। सेक्शन 19 ये बताता है हिंदू मैरिज एक्ट का, किस टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में डिवोर्स फाइल किया जा सकता है। सेक्शन 19 ये कहता है कि या तो जहां पे पार्टीज के बीच में मैरिज हुई हो, उस एरिया का फैमिली कोर्ट ये डिवोर्स केस सुन सकता है, या फिर जहां रिस्पोंडेंट जिसके खिलाफ ये पिटीशन डाली गई है वो रिसाइड करता हो, वो सुन सकता है, या फिर दोनों पार्टीज लास्ट एक साथ रहे हो, वहां की जुरिडिक्शन हो सकती है। या फिर अगर वाइफ ने ये पिटीशन फाइल करी है, तो वो जहां भी रह रही हो टेम्पररी, वो उस एरिया के लोकल फैमिली कोर्ट में फाइल कर सकती हैं। मतलब वाइफ को एक इसमें एग्जाम थोड़ा सा अपर एज है, वाइफ को अपर एज इसमें मिलता है। देखिए, यदि वाइफ को किसी कारण की वजह से घर छोड़ना गया है, तो कानून ये कहता है
कि मान लीजिए उनको किराए पे घर लेके कहीं रहना पड़ रहा है, तो अपने लोकल फैमिली कोर्ट में उनको कोई प्रॉब्लम सफर ना करनी पड़े, उनको कोर्ट को अप्रोच करने में कोई समस्या ना आए, कोई ऐसी समस्या ना हो जिसकी वजह से वो डिवोर्स ले ना सके, अपनी कोई क्रुअल्टी हुई है तो वो कोर्ट को बता ना सके, तो जो उनकी लोकल जुरिसडिक्शन में फैमिली कोर्ट है वहां अप्रोच कर सके। अभी मैंने कई सारी खबरें पढ़ी जिसमें ये था कि जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, लाइक फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव, ये लोग आके दिल्ली में केस फाइल कर रहे थे। तो ये क्या मसला था पूरा, जबकि वो वहां के ना रेसिडेंट है, ना वहां शादी हुई है। देखिए, अगर ऐसा है तो उनको यकीनन सही तौर पर ये कानूनी सलाह सही नहीं दी गई है, और कोर्ट टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के ग्राउंड पे ये पिटीशन वापस कर देगा, और वो एंटरटेन नहीं करेगा और बोलेगा कि जो आपकी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है वहां पे केस फाइल करें। मतलब जुरिस्डिक्शन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इस पूरे केस में। या मैरिज मैरिज आपकी, मान लीजिए एग्जाम्पल के उदाहरण के तौर पर, यदि किसी की शादी दिल्ली में हुई है और शादी के बाद दोनों हस्बैंड वाइफ फरीदाबाद या एनसीआर किसी और रीजन में रह रहे हैं, तो भी वो दिल्ली के फैमिली कोर्ट में डिवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं। ओके। मगर यदि ना तो शादी हुई है, ना तो कोई और ग्राउंड्स है जो हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड करती है, तो भी दिल्ली के फैमिली कोर्ट को अप्रोच किया जाता है। तो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के ग्राउंड पे हमारा जो लोकल फैमिली कोर्ट दिल्ली का होगा वो एंटरटेन करने से पिटीशन को साफ तौर पर मना कर देगा, मना कर और सकते पिटीशन रिटर्न कर दी जाएगी अपने करेक्ट फैमिली कोर्ट में अप्रोच करने के लिए। हैं। अब ये जानना है सर कि ग्राउंड्स क्या होते हैं, ग्राउंड्स किस ग्राउंड पे हम डिवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं। देखिए, सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट का हमें ग्राउंड बताता है डिवोर्स के लिए कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। इन ग्राउंड में हस्बैंड भी अप्रोच कर सकते हैं और वाइफ भी अप्रोच कर सकती हैं। अगर मैं आपको बताऊं, सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट का डिवोर्स का प्रोसीजर गवर्न करता है, और सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 ये बताता है कुछ मेजर तौर पर 8-9 ऐसे ग्राउंड्स दिए गए हैं जिनमें हस्बैंड या वाइफ कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर डेजर्शन, यदि हस्बैंड या वाइफ में से कोई 2 साल मिनिमम बिना किसी कारणवश हस्बैंड अपने स्पाउस से डिजर्ट करके छोड़ के उन्हें दूर रह रहा है, तो वो एक कारण बन सकता है, उनमें कोई मैरिटल रिलेशन नहीं है। देखिए, एक ग्राउंड ये हो सकता है कि शादी के बाद, विवाह के बाद किसी भी एक स्पाउस ने दूसरे किसी थर्ड पर्सन के साथ अपनी शादी के बाद सेक्सुअल रिलेशंस बनाए हैं। नंबर 3, मैरिटल एक अफेयर। ग्राउंड ये हो सकता है जी एक ग्राउंड ये हो सकता है कि हस्बैंड या वाइफ में से किसी को भी किसी ऐसे तौर पर शारीरिक या मानसिक बीमारी है जिसका कोई क्योर नहीं है। क्या वो अनसाउंड माइंड का है, या स्किज़ोफ्रेनिया को कई बार देखा गया है, या किसी ऐसे प्रकार की शारीरिक बीमारी है जिसमें कोई क्योर नहीं हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वो एक डिवोर्स का ग्राउंड हो सकता है। नंबर 4, फिजिकल या मेंटल क्रुएल्टी, किसी वाइफ के को इतना टॉर्चर किया जाए या हस्बैंड को इतना टॉर्चर किया जाए कि उसकी लाइफ को भी थ्रेट होने लगे, तो कोर्ट उसको ये ग्राउंड कंसिडर करता है। ये टॉर्चर, ये क्रुएल्टी फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है। किसी को ये बोलना, उदाहरण के तौर पर कोर्ट ने रिसेंटली ये होल्ड करा है कि यदि कोई वाइफ अपने हस्बैंड को मजबूर करती है उसके माता पिता से अलग रहने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा मेंटल क्रुएल्टी हो सकता है। कोर्ट ने रिसेंटली ये होल्ड करा है कि वाइफ हस्बैंड की इनकम का, उसके कलर का, उसकी रेस का मजाक उड़ाती है, उसको रिडिक्यूल करती है, तो ये ग्राउंड हो सकता है मेंटल क्रुएल्टी का। सर जहां अब तक वाइफ की बात है, फिजिकल क्रुएल्टी में देखा गया है, देखिए डोमेस्टिक वायलेंस दो एक अलग प्रक्रिया है, और डोमेस्टिक वायलेंस का नेचर सिविल है, डोमेस्टिक वायलेंस का नेचर कॉम्पनसेटरी है। वो अग्रीव्ड पर्सन को इकोनॉमिक और फाइनेंशियल हेल्प कॉम्पनसेशन के लिए बनाया गया है। मगर यदि किसी वाइफ के साथ इतनी ज्यादा मारपीट होती है कि उसकी लाइफ तक को थ्रेट होता है, तो सर वो फिजिकल क्रुएल्टी में अप्रोच कर सकती है। देखिए, एक ग्राउंड हो सकता है एडल्ट्री, जैसा मैंने आपसे कहा। एक ग्राउंड हो सकता है किसी हस्बैंड या वाइफ ने शादी के बाद मोह माया त्याग दी हो, जिसे बोलते हैं कि रिलीजन त्याग दिया हो, वर्ल्ड त्याग दी हो, और साधु संत बनना चाहे, और ये बोलना चाहे कि जी अब मेरे को पारिवारिक संबंध बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जो ग्रीव पार्टी है वो जा सकती है। एक मैं समझता हूँ बहुत जरूरी ग्राउंड है कि यदि हस्बैंड या वाइफ में से कोई 7 साल तक के लिए मिसिंग हो, उसके बारे में ना पता हो, और जो लोग उसके मिलते रहे हो वो भी उसके बारे में उन्होंने ना देखा हो ना सुना हो, तो कोर्ट ये समझती है कि ये पॉसिबिलिटी है कि शायद जो ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में 7 साल के ना सुना गया है ना उसको देखा गया है, वो भी दुनिया में नहीं है। और जो अग्रीव पार्टी है, जो दूसरी पार्टी है केस में, उसके हस्बैंड है या वाइफ है, जिनको आमतौर पर ऐसे व्यक्ति की जानकारी होनी चाहिए थी और 7 साल तक के लिए नहीं है, वो, उनके ऊपर ये कोर्ट
कंसिडर करता है कि कोर्ट ये मानता है कि उनको इस ग्राउंड पर तलाक दे देना चाहिए ताकि वो दोबारा विवाह कर सके या अपना जीवन आगे व्यतीत कर सके। फिर एक बहुत ही कॉमन अभी चीजें देखी जा रही हैं। नोएडा में भी एक घटना हुई एक पत्रकार के साथ। पत्नी द्वारा आत्महत्या के लिए परेशान किया जा रहा है। मतलब लड़के ने आत्महत्या कर ली थी बेसिकली। पत्नी जरा इतना जी परेशान किया गया था तो उस लड़के ने आत्महत्या कर ली। तो अगर जी किसी पति को या पत्नी को ये थ्रेट हो कि वो आत्महत्या कर सकता है, सामने वाला इतना परेशान कर रहा हो, तो ये बेसिकली मेंटल क्रुएल्टी में आएगी। जी, कोर्ट ने बहुत रिसेंटली ये होल्ड करा है, यदि ना सिर्फ परेशान करे बल्कि या वाइफ या हस्बैंड बार बार अपने स्पाउस को धमकाए कि मैं सुसाइड कर लूंगी या मैं सुसाइड कर लूंगा, तो वो व्यक्ति इतने मानसिक पीड़ा में रहता है, उसको हमेशा ये डर लगा रहता है कि यदि वो सुसाइड कर ले तो मैं किस परेशानी में आ जाऊंगा। ये बहुत बड़ी मेंटल क्रुएल्टी है और ये डिवोर्स का एक बहुत स्ट्रांग ग्राउंड है। इस आधार पे कोर्ट में आसानी से मतलब डिवोर्स मिल सकता है। अब सर बात ये करेंगे साबित होने पर आसानी से तलाक मिल सकता है। जी अब सर हम बात करेंगे टोटल कितना टाइम लगता है इस पूरे प्रोसेस में। लाइक दो पार्ट हैं, एक कंसेंट, एक कंटेस्टेड है और एक म्यूचुअल है। तो दोनों में जी, कितना टाइम लगता है? हम पहले म्यूचुअल की बात करें अगर तो। देखिए, सबसे पहले म्यूचुअल कंसेंट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स लेने का एक हैसल फ्री, आसान और फास्ट तरीका है, क्योंकि ये दोनों पार्टीज की रजामंदी से होता है। उसमें नॉर्मली आमतौर पर पहली स्टेटमेंट दोनों पार्टीज की रिकॉर्ड करने के बाद कोर्ट 6 महीने का टाइम देता है, ताकि अगर कोई संभावना हो दोनों पार्टी में सुलह होने की तो वो हो सके। यदि नहीं हो और वो पार्टी फिर भी एक दूसरे से अलग रह रहे हो तो सेकंड मोशन का डिवोर्स सेकंड मोशन करके वो डिवोर्स फाइनल कर दें। देखिए, इसके लिए ये बात जरूरी है कि दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ एक एक कम से कम 1 साल से एक दूसरे से अलग रह रहे हो। तो 1 साल का समय, आमतौर पर 6 महीने का समय, आम 1 साल से एक दूसरे से अलग रह रहे हो और पिटीशन फाइल करने के फर्स्ट मोशन के बाद 6 महीने का जो समय दिया जाता है उसमें दोबारा एक साथ रहना ना शुरू करें। एक तो ये तरीका है, एक तो ये समय है। दूसरा, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट डिलीवर करी अपनी आर्टिकल 142 में। जो पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के पास वो एक्सरसाइज करते हुए जो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला ले सकता है। अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर के नाम की सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट डिलीवर करी है, जिसमें जिसका बहुत जिक्र होता है आजकल हर जगह। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, यदि किसी पार्टीज में एक साथ रहने की कोई संभावना हो ही ना, 1 से 1.5 साल से ज्यादा एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, तो ये जो 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है ये वेव कर सकते हैं। और आपका फर्स्ट मोशन होने के बाद 1 हफ्ते के बाद ये वेवर की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। वो अलाउ होने के बाद आप सेकंड मोशन कर सकते हैं। छह एक महीने का टाइम हम बचा सकते सप्ताह हैं के इसके। एक सप्ताह के अंदर जी। आप ये तलाक ले सकते हैं। ये तो बात हुई म्यूचुअल कंसेंट से ली गए तलाक की, जो जी। सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट से गवर्न होते हैं। अगर हम बात करते हैं कंटेस्टेड डिवोर्स की, जो सेक्शन 13(1) से गवर्न होते हैं, तो देखिए, एक पार्टी की तरफ से जो पिटीशन फाइल की जाती है उसके बाद कोर्ट दूसरी पार्टी को नोटिस देके के जवाब मांगता है और आमतौर पर उसको 30 दिन का समय दिया जाता है जवाब देने के लिए। वो वैलिड रीजन हो अगर, तो वो 30 दिन का समय 90 दिन तक एक्सेप्ट किया जा सकता है। यदि वो जवाब रिकॉर्ड पे आता है तो कोर्ट इश्यूज फ्रेम करके गवाही कराता है। कोर्ट का ये मकसद रहता है कि जितनी जल्दी हो पॉसिबल हो, कोर्ट का एटीट्यूड ये होता है कि जितनी जल्दी पॉसिबल हो ये डिसाइड हो सके। मगर आप जानते हैं कि हमारे देश में जनसंख्या कितनी है, कितने मामले लंबित हैं, तो आमतौर पर ऐसा देखा गया है वो 4 से 5 साल का वर्ष लेता है ये सब साबित करने में। 5 साल जो लग गए। कंटेस्टेड डिवोर्स है जो कंटेस्टेड डिवोर्स है, कानून वो कोई टाइम लिमिट नहीं देता है उसके लिए। टाइम लिमिट कंटेस्टेड डिवोर्स के लिए नहीं दी जाती है। टाइम लिमिट सिर्फ म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के लिए दिया जाता है। लेकिन कंटेस्टेड डिवोर्स, क्योंकि जो पार्टी अलेज करती है किसी पार्टी के खिलाफ कोई एलिगेशन लगाती है, वो साबित करनी पड़ती है। तो या तो वो साबित कर पाती है तो डिवोर्स मिल जाता है, साबित नहीं कर पाती है तो डिवोर्स खारिज हो जाता है। सर एक और चीज मैं समझना चाहूंगा वीडियो खत्म करने से पहले, कि आप अभी हमने जो बात की वो हिंदू मैरिज एक्ट की थी, तो क्या बाकी जो धर्म है जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत नहीं आते हैं, क्रिश्चियन, इस्लाम, ये भी इसी रूल से गवर्न होते हैं या फिर इनके लिए कुछ अलग है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये हमारे श्रोताओं के लिए बहुत समझने वाला है। देखिए, हमारा हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है कि जो हिंदू लॉ में जो रिलीजन्स को हिंदू माना जाता है वो ये है हिंदू, जैन, बुद्धिज्म और सिख। ये एज पर इंडियन लॉ हिंदू की परिभाषा में आते हैं।
अभी फिलहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है, आप ये सब चर्चा जानते होगी हैं, जी। हमारे सब सुनने वाले जानते हैं। जब तक यूसीसी नहीं आता है तब तक जितने भी रिलीजन्स हैं वो अपने डिवोर्स एक्ट से गवर्न होते हैं। जैसे क्रिश्चियंस के लिए क्रिश्चियन मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट, पारसीज के लिए पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट है, मुस्लिम्स के लिए खुला तलाक है और मुस्लिम्स का अलग डिवोर्स का प्रोसीजर है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में लागू हो जाता है तो जरूर सारे इंडिया भारत में रहने वाले नागरिक होंगे, उन सबके लिए एक ही प्रोसीजर होगा। और मगर जब तक वो नहीं होता है, वकीलों का काम जब भी तक थोड़ा वो नहीं, आसान हो जाएगा। जी जी, बहुत सारे देशों में ऐसा देखा गया है कि यूनिफॉर्मिटी रहती है। अगर आप किसी देश के नागरिक हैं तो सारा कानून उसी देश का होता है। यदि वो हो जाता है तो सारे धर्मों को एक ही कानून से देखा जाएगा, और मैं समझता हूँ उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सब भारत के नागरिक हैं, सब भारतीय हैं, और सारे भारतीयों के लिए एक ही प्रकार का प्रोसीजर दिया जाएगा, जिसमें कोई एक दूसरे के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होगी, आपस में झड़प नहीं होगी, सबके लिए कॉमन प्रोसीजर होगा। ये लोगों की ईज के लिए करा जा रहा है, लोगों के कंफर्ट के लिए करा जा रहा है, और ताकि आसानी हो जाए। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये अगर इन टॉपिक्स पे बात करें तो ये तो काफी लेंदी वीडियो हो जाएगा, और उसके लिए हम अलग से एक नया जी वीडियो बना जी लेंगे जिसमें हम बाकी जो धर्मों का कानून है उसको कवर करेंगे। बट अभी तक के लिए इतना ही। हमने आपको डिवोर्स से संबंधित सारी जानकारी, शायद हमें ऐसा लग रहा है कि आपको समझा दी। हालांकि डिवोर्स ऐसा अकेला सिंगल टॉपिक नहीं है, इसके साथ मेंटेनेंस, चाइल्ड कस्टडी, ऐसे तमाम और टॉपिक्स आते हैं, और हम प्रयास करेंगे कि आगे आने वाली सीरीज में हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करें और एक कंप्लीट सीरीज बनाएं जिसमें डिवोर्स से रिलेटेड हर एक मुद्दे आपको पार्ट बाय पार्ट हम उपलब्ध करा सकें। सर, आपका बहुत जी, बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।